हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अर्पिता। आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच को। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर काइंड्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा था, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें इंग्लिश की पूरी हिस्ट्री है। सेकेंड प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें कि इंग्लिश के बेसिक से स्पीच के सारे काइंड्स, 9 काइंड्स और उनके डेफिनेशंस विद देयर काइंड्स वहां पे डिटेल्स में वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, स्टेट, बीपीएससी, ये टॉपिक्स इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपका है तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिसके लिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। इसमें इंपॉर्टेंट 10 फिगर ऑफ स्पीच को आपको इसी वीडियो में याद करना है, इसी वीडियो में आपको समझना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सारे फिगर्स ऑफ स्पीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। हर एक एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इतने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच की। फिगर्स ऑफ स्पीच: सिमली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमैटोपिया, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरोन, हाइपरबोल, पैराडॉक्स, आयरनी, अल्यूजन, ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है। फिगर्स ऑफ स्पीच है ये वर्ड जो अभी मैं बोल रही हूँ। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच? Figures of speech are words or phrases that help us express ourselves in a more creative and interesting way by comparing, describing or emphasizing ideas or things. Figures of speech वो word है, वो phrase है जो हमें एक्सप्रेस करने में मदद करता है, अपने आप को मोर क्रिएटिव वे में, मोर इंटरेस्टिंग वे में। हम अपनी चीजों को मोर क्रिएटिव, मोर इंटरेस्टिंग अगर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड और एक फ्रेज को यूज करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करके, डिस्क्राइब करके, एम्फेसाइज करके। बाय कंपेयरिंग, डिस्क्राइबिंग और एम्फेसाइजिंग आइडियाज और थिंग्स। वैसे शब्दों को, वैसे वाक्यांश को फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन का एग्जाम्पल ले तो स्ट्रॉन्ग एज लायन, उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? हम शेर से कर रहे हैं। आई एम कंपेयरिंग हिम टू लायन। लायन को कंपेयर करके उसको क्या कर रहे हैं? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, यानी कि उसको मोर इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई भी लायन तो नहीं है, बट लायन से कंपेयर कर रहे हैं कि वो लायन जितना स्ट्रॉन्ग है। तो बाय कंपेयरिंग, आई एम इंक्रीजिंग दिस सेंटेंस ब्यूटी बाय कंपेयरिंग। Let's look at the next example. The sunset is a fiery bowl. We are describing about sunset. हम लोग किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं? सनसेट के बारे में। सनसेट इज लुकिंग लाइक अ फायरी बॉल, एक आग के गोले की तरह दिख रहा था। तो डिस्क्राइब करके, इम्फेसाइज करके और कंपेयर करके किसी भी सेंटेंस के ब्यूटी को इनहेंस करना, ये वर्ड्स और फ्रेजेस, वैसे वर्ड्स और फ्रेजेस जो कि किसी भी सेंटेंस की ब्यूटी को क्रिएटिव वे में, मोर इंटरेस्टिंग वे में दिखाते हैं बाय कंपेयरिंग, बाय डिस्क्राइबिंग और बाय इम्प्रेसाइजिंग द आइडियाज और थिंग्स। दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। उसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है जिनको हमें जानना बहुत जरूरी, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग ने समझा। फिगर्स ऑफ स्पीच आर वर्ड और फ्रेजेस दैट हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ इन अ मोर क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग वे बाय कंपेयरिंग, बाय एम्फसाइजिंग एंड बाय डिस्क्राइबिंग। बाय कंपेयरिंग, ब्यूटिफाई दिस लाइंस। लिटरेचर में ये फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज, फिगर्स ऑफ स्पीच लिटरेचर में पोएट्स ने, राइटर्स ने बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज किया है अपने पोएम को मोर इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए, मोर क्रिएटिव दिखाने के लिए। यहाँ तक कि इसके यूजेस जो है वो किसी पोइट्री में, नॉवेल्स में, किसी भी रिदमिक लाइन में फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, उस लाइन की क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इंटरेस्टिंग
फिगर्स ऑफ स्पीच में पहले फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, सिमली। सिमली सिमली क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स, कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स बाय यूजिंग लाइक, सो और एज। तो अनलाइक चीजों का कंपैरिजन करना, जैसे मेरे में और फूल में कोई समानता नहीं है, बट किसी ने कंपेयर कर दिया कि यू आर लुकिंग लाइक अ फ्लावर। तो लाइक वर्ड जो यहां पर आ रहा है वही डिनोट करता है सिमली को। लाइक वर्ड जो यहां पर आ रहा है वही डिनोट करता है सिमली को। लाइक रहे, सो रहे, एज रहे, ये तीनों डिनोशन है किसका? सिमली का। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने दिया जाए, अगर उसमें लाइक रहे, सो रहे, एज रहे, तो वो सेंटेंस सिमली ही होता है। ही रन्स लाइक अ चीता, वो कैसे दौड़ता है? चीता की तरह। उसमें और चीता में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, बट वी आर कंपेयरिंग हिम टू चीता। हम लोग उसको चीता से कंपेयर कर रहे हैं कि वो कैसा दौड़ता है। वो कैसा दौड़ता है? चीता की तरह दौड़ता है, यानी कि चीता बहुत तेज दौड़ता है, ये हमें पता है, इसलिए हम लोग उसके रन को कैसे कंपेयर कर रहे हैं? चीता की तरह। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एलिफेंट, एज एन एलिफेंट। वो कितना स्ट्रॉन्ग है? वो एलिफेंट जितना स्ट्रॉन्ग है। हमें पता है एलिफेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? एलिफेंट से कंपेयर कर रहे हैं। सब्जेक्ट जो है ही ही रहे, शी रहे, या किसी का नाम रहे, कुछ भी रहे, अगर कंपैरिजन में एज दिख जाए तो वो क्या होता है? सिमली। सिमली उसको कहते हैं। मेटाफोर, मेटाफोर, इसके बाद हम बात करते हैं मेटाफोर की। सेकंड फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर। कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग एज, लाइक, सो। कंपैरिजन यहां पर भी है, मेटाफोर में भी कंपैरिजन ही है। कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स, यहां पर भी टू अनलाइक थिंग्स का कंपैरिजन हो रहा है, बट यहाँ पर लाइक, सो और एज का यूज नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है विदाउट यूजिंग लाइक, एज एंड सो। जिस भी सेंटेंस में कंपैरिजन हो बट लाइक, एज, शो नहीं रहे, तो हम इससे क्वेश्चंस में हम सीधा ही फिगर्स ऑफ स्पीच, वो होता है मेटाफोर, को कंसीडर करते हैं। सिमली में लाइक, सो और एज रहता है, मेटाफोर में लाइक, सो और एज नहीं रहता है, बट बोथ आर कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज अ जर्नी, जिंदगी एक सफर है। सिटी इज अ जंगल, जिंदगी को हम लोग किससे कंपेरिजन कर रहे हैं? सफर से, जर्नी से कंपेयर कर रहे हैं। एंड द सेकेंड एग्जांपल, वी आर कंपेयरिंग सिटी टू अ जंगल। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, इसके नेम से भी हम लोग समझ सकते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसके नेम से भी हम लोग समझ सकते हैं पर्सोनिफिकेशन, पर्सन। इसको अगर हम अलग कर दे तो ये पर्सन, यानी किसी भी चीज में पर्सन वाले गुण। अगर आपको किसी भी वर्ड्स में, फ्रेजेस में पर्सन वाले गुण दिखे, वो अगर नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें लिविंग थिंग्स वाले गुण दिखे, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं। That gives human like qualities, emotions or actions to non-living things like object, animals or ideas. पर्सोनिफिकेशन क्या है? वो ह्यूमन वाले क्वालिटीज को दिखाएगा, इमोशंस को दिखाएगा, या फिर किसी ह्यूमन के द्वारा किए गए एक्शंस को दिखाएगा, पर किस में दिखाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स में, निर्जीव चीजों में दिखाएगा, या वैसी चीजें जो कि मूवमेंट नहीं कर सकती है, जो कि इमोशंस नहीं दिखा सकती है, जिसमें कोई ह्यूमन वाली क्वालिटीज नहीं हो सकती है, वैसी चीजों में दिखाएगा गुण। एग्जाम्पल के हम लोग समझते हैं, द सन स्माइल्ड डाउन अस, यानी कि हम लोगों ने यहां लिखा सन स्माइल्ड डाउन अस। क्या सूरज हमें देख के मुस्कुराता है? क्या सूरज ने हमें देख के मुस्कुराया? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट लेकिन हम लोग ऐसा कहते हैं कि द सन स्माइल्ड डाउन अस। सन जो है वो ऐसा इमोशंस नहीं दिखा सकता है, बट इमोशन वाले गुण इस सेंटेंस में हम दिखा रहे हैं, उसको वैसे डेकोरेट कर रहे हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच का काम ही होता है लिटरेचर में, पोएट्री में, या फिर किसी भी सेंटेंस को डेकोरेट करके डेकोरेटिव वे में, क्रिएटिव वे में बताना। तो ये निर्जीव चीज में भी ह्यूमन वाले गुण डाल देना, ये होता है पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। Personification is a figure of speech that gives human-like qualities, emotions, or actions to non-human things like objects, animals, or ideas. The wind
विस्पर्ड सीक्रेट्स इन माई ईयर। हवा जो है वो मेरे कान में धीरे से कुछ बोल कर गई। हवा जबकि कभी कुछ नहीं बोलती है, ये हमें भी पता है, बट यहाँ पे सेंटेंस जो है वो हवे हवा कोई हवा की सुंदरता को बता रहा है कि हवा इतनी धीमे से मेरे कान के बगल से गई कुछ मेरे कान में बोलते हुए। तो ये सीक्रेटली विस्पर्ड, ये जो वर्ड है ये है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स वाले गुण, लिविंग थिंग्स वाले इमोशंस शो कर रहा है। थर्ड एग्जांपल, माय अलार्म क्लॉक शाउटेड ऑन मी। मेरा जो अलार्म का क्लॉक है वो मुझ पे चिल्लाया, यानी कि मुझे उठने का मन नहीं था बट वो बजता है तो मुझे इरिटेटिंग लगता है, तो मैंने कहा ऐसा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा अलार्म क्लॉक मुझ पर चिल्लाया। ये नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स वाले गुण दिख रहे हैं। ऐसे सेंटेंस एग्जाम में किसी भी फिगर्स ऑफ स्पीच में अगर आपको नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स वाले गुण दिख रहे हैं तो वो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। इजिली फिगर आउट कर लेंगे कि वो होता है पर्सोनिफिकेशन। द रिवर सैंग अ सूथिंग मेलोडी। नेक्स्ट एग्जांपल, रिवर ने बहुत ही सूदिंग मेलोडी यानी कि गाना गाया। रिवर की जो आवाज होती है उसको हम लोग, अगर कोई वहां पे रिवर किनारे बैठा है तो नदी की आवाज को सुन सकता है, उसी को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है एक सूदिंग मेलोडी से। ऐसा लग रहा है कि रिवर ने एक सूदिंग मेलोडी गाया है, उस आवाज को कंपेयर किया जा रहा है। यानी रिवर जो है वो ऐसा कुछ इमोशंस नहीं दिखा सकती है, बट यहाँ पर इस सेंटेंस में हम लोग उसमें ह्यूमन वाले इमोशन, ह्यूमन वाले क्वालिटीज, ह्यूमन वाले एक्शंस देख रहे हैं। ऐसे सेंटेंस को ऐसे ऐसे कहा जाए, विच टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस? दैट इज पर्सोनिफिकेशंस, दैट शोज qualities, emotions and actions to our non-living things like living things. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस टू वर्ड्स और फ्रेजेस दैट सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टिंग, जो कि कैसा दिखता है? कॉन्ट्राडिक्टरी, क्रिएटिंग अ टेंशन और पैराडॉक्स बिटवीन देम, टेंशन और पैराडॉक्स बिटवीन देम। ऑक्सीमोरन वैसा फिगर ऑफ स्पीच है जो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें वर्ड्स जो होते हैं आपस में बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि जिनका कोई आपस में कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वो एक दूसरे के विरोधी वाले वर्ड, उन दोनों में एक तरह का टकराव महसूस होता है, वैसे वर्ड्स को हम लोग ऑक्सीमोरन बोलते हैं। ऑक्सीमोरन बोलते हैं। जैसे कि ये एक पहला एग्जांपल है, डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग मीन्स होता है इतना शोर जिससे कि कान बहरा हो जाए। डेफनिंग साइलेंस, तो साइलेंस भाई कैसे किसी को बहरा कर सकता है? तो ये जो वर्ड्स है और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, ये दोनों वर्ड है आपस की कॉन्ट्राडिक्ट को शो कर रहा है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी है ये वर्ड, वैसे वर्ड्स को कहते हैं ऑक्सीमोरन। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, एक्ट नेचुरल। अगर हम एक्ट कर रहे हैं तो वो नेचुरल कैसे हो सकता है? तो ऐसा वर्ड जो होता है इसको ऑक्सीमोरन कहते हैं। दीज वर्ड्स आर शोइंग कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। ओपन सीक्रेट, सीक्रेट को ओपन कर देंगे तो वो सीक्रेट कहाँ रह गया फिर? कोई भी सीक्रेट क्लोज सीक्रेट होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट, दिस वर्ड इज कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। तो ये हो गया ऑक्सीमोरन। डार्क लाइट, अगर लाइट है तो डार्क कैसे, डार्क है तो लाइट कैसे? दीज टू वर्ड्स आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर, शोइंग टेंशन बिटवीन देम, दे आर पैराडॉक्स टू ईच अदर, वैसे वर्ड्स को ऑक्सीमोरन बोलते हैं। रैंडम ऑर्डर, अगर हमने ऑर्डर दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, वो रैंडम कैसे हो सकता है? तो रैंडम ऑर्डर, इस टाइप का वर्ड्स हो जाता है जो आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, वो होता है ऑक्सीमोरन। और उनके बाद हम लोग बात करते हैं एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन क्या होती है? एलिट्रेशन होती है अलंकार। सेम कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड नाइबरिंग वर्ड्स, यानी सेम प्रोनाउंसिएशन में जो है सेम कॉन्सोनेंट या फिर सेम वॉवेल्स वर्ड का रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट और वॉवेल इन अ लाइन। जैसे ये एग्जांपल में, पीटर पिगर अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स। These are generally tongue twisters. Alliteration are used in mainly used in poetry, epic poetry, और जैसा कि हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा था, मोस्टली
जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर थे उसमें एलिट्रेशंस का यूज किया जाता था। एलिट्रेशंस का यूज किया जाता था उस लिटरेचर को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ज्यादा ब्यूटीफुल, ज्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए। Peter Pigger a pack of pickled peppers. ब्लैक बग बिट बिग ब्लैक बी। तो बी का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है हर एक वर्ड में, एक लाइंस के हर एक वर्क में, जस्ट ये एक रिदम की तरह साउंड कर रहा है। पीटर पिगर अ पैक ऑफ pickled peppers. These are generally tongue twisters also. Same repetition of consonant or vowel sound in a neighboring words in a sentence is called alliteration, is used to glorify or beautify the sentence or lines in a poem or literature. Exaggeration is used for emphasis or effect. यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना, हाइपर बोल। हाइपर बोल यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बिल्कुल तिल का तार बना देना नहीं, तिल का तार नहीं बना देना, मतलब फिर भी इतना बढ़ा चढ़ा के बोलना कि जो कि वो रिलेट ना करे, वो जो लाइन है वो रिलेट नहीं करे रियलिटी से। जैसे ये एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, आई एम सो हंग्री आई कैन ईट अ हॉर्स। मुझे कितनी भी भूख लगे मैं हॉर्स नहीं ईट कर सकती, बट मैंने ऐसा कहा, मैंने क्या बोला, अपने भूख को इतना बड़ा चढ़ा के बड़ा बताया कि मैं भाई हॉर्स को भी ईट कर सकती हूँ। हाइपरबोल, वैसा ही सेंटेंस को कहते हैं हाइपरबोल। एग्जैगरेशन इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। सेंटेंस के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, यानी इस हंग्री वर्ड को ज्यादा जोर देने के लिए, इस वर्ड को इम्फेसाइज करने के लिए ये इफेक्ट ऐड किया गया सेंटेंस में, उसी को कहते हैं हाइपरबोल। एज थिन एज टूथपिक, वो इतनी पतली है जितना कि टूथपिक। टूथपिक इतना पतला कोई नहीं हो सकता, बट हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ही और शी इज एज थिन एज टूथपिक, वो टूथपिक जितना पतली है। तो यहाँ पर इस थिन वर्ड पर एम्फेसाइज कर रहे हैं हम लोग, और इसको बड़ा चढ़ा के हम लोगों को कितना पतला कर दिया, टूथपिक जितना पतला कर दिया। जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस, मिलियन डॉलर स्माइल, ये सारे वर्ड जो है वो हाइपरबोल है, यानी कि उसके ये जो वर्ड है मिलियन डॉलर, ये इस वर्ड पे एम्फेसाइज कर रहा है। मिलियन डॉलर स्माइल यानी कि उसकी स्माइल जो है वो बहुत कीमती है, उसकी स्माइल जो है वो बहुत कीमती, कितनी कीमती है, मिलियन डॉलर जितनी कीमती है। तो ये एग्जैगरेशन है और ये इस वर्ड पे एम्फेसाइज कर रहा है, इसके इस इफेक्ट को बढ़ा रहा है। इस टाइप के सेंटेंस को, इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को हाइपरबोल। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट। पैराडॉक्स क्या है, स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ, जो खुद की बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मतलब ऑक्सीमोरन जो हम लोग पढ़े थे उसमें वर्ड था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड था। अभी यहाँ पर स्टेटमेंट है, पैराडॉक्स क्या है, स्टेटमेंट है जो कि खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। टू डिफाई लॉजिक, जैसा वो दिखता है कि ये एक लॉजिकल बात है या कोई सच है या कोई इसमें हिडन ट्रूथ है, ऐसा दिखता है उस स्टेटमेंट के जरिए। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, लेस इज मोर। लेस इज मोर, किसी सिचुएशन में ये बात सच भी हो सकती है, लेस इज मोर, ये बात एक हिडन ट्रूथ भी हो सकती है, या किसी लॉजिक को भी बता सकता है। बट दिस लाइन इज कॉन्ट्राडिक्टिंग इटसेल्फ, ये लाइन खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लेस इज मोर कम ज्यादा कैसे हो सकता है, बट मे बी इट इज स्टिल अ हिडन ट्रूथ और इट्स लॉजिकल। तो ऐसा सेंटेंस जो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करे बट मे बी हिडन ट्रूथ हो या किसी तरह का लॉजिक दिखे, वैसा सेंटेंस को पैराडॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, द मोर आई न्यू द मोर आई फेल्ट आई डिडंट नो। मैं जितना पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। ये बात सच है, एक लॉजिक बात है, एक हिडन ट्रूथ भी है इसमें, कि सच में मैं जितना पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, थोड़ी बहुत ही जानकारी है। तो ऐसा सेंटेंस जो कि खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट देयर मे बी स्टिल अ हिडन ट्रूथ और अ लॉजिकल सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस को पैराडॉक्स बोलते हैं। देयर मे बी अ हिडन ट्रूथ और देयर मे बी अ लॉजिक। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, irony. Irony, use of word to convey a meaning opposite to what actually said.
वैसा मीनिंग बताता है, बिल्कुल अपोजिट मीनिंग बताता है, जो एक्चुअली हुआ है उसके बिल्कुल अपोजिट बताता है। दैट स्टेटमेंट और दैट वर्ड्स इज कॉल्ड आयरनी। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। Irony is a figure of speech that is used to convey an opposite meaning to what actually happens. बिल्कुल जो हुआ है उसके विपरीत अर्थ को बताता है, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी। इसको आयरनी कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ऐसा हम लोग कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, बट वो एक रेनी डे पे कहा जाए बिल्कुल अपोजिट सेंस में, तो वो होता है आयरनी। अगर रेनी डे है, वो दिन अच्छा नहीं, अगर हम उसको कह रहे हैं वो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, दैट इज आयरनी। आई आई एम सो ग्लैड टू गॉट फ्लैट टायर। ये ऐसा तब वो कह रहा है जो कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो, उस सेंटेंस को आयरनी कहते हैं। आयरनी 3 टाइप्स की होती है। पहली वर्बल आयरनी, ये जो एग्जांपल है ये दोनों, ये वर्बल आयरनी का एग्जांपल है। आयरनी बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, वर्बल, सिचुएशन और ड्रामेटिक आयरनी। वर्बल आयरनी जो आपने कहा हो, बिल्कुल अपनी जैसा आपका स्थिति हो उसके बिल्कुल अपोजिट आपने कहा हो। What a beautiful day on a rainy season, that is verbal irony. Situation irony, the police station catches a fire. अगर किसी कहीं पे आग लग जाती है और हम कहते हैं कि वहां पे आग लग गई है, वैसी आयरनी होती है सिचुएशनल आयरनी। थर्ड होती है ड्रामेटिक आयरनी। जैसे किसी फिल्म या मूवी के सीन में सिचुएशन आयरनी का एक और एग्जांपल मिली थी। जैसे किसी फिल्म या मूवी में किसी के साथ बहुत बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा होते जा रहा है, बहुत ही मिसफॉर्चून है और बहुत ही बुरा होते जा रहा है, उसके साथ बहुत ही बुरा सिचुएशंस होते जा रहा है, सिचुएशंस, वैसी आयरनी को सिचुएशनल आयरनी कहती है। ड्रामेटिक आयरनी वैसी आयरनी होती है अगर किसी फिल्म का सीक्वेंस या फिल्म चल रही हो, उसमें किसी का मर्डर हो जाता है, तो जो ऑडियंस है उनको पता है कि भाई किसका मर्डर हुआ है, हम लोग जान रहे हैं, बट जो उसमें कैरेक्टर्स है उनको नहीं पता है कि भाई मर्डर किसने किया है, कब हुआ है। तो वैसी आयरनी को, सेंटेंस में वैसी फिगर ऑफ स्पीच को जो कि वैसा सिचुएशन डिफाई करे, वैसी ड्रामेटिक आयरनी दिखाए, उसको ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं। Allusion is a figure of speech that refer to a famous person, place or historical event either directly or through implication. जो कि रेफर करता है किसी फेमस पर्सन को, प्लेस को, हिस्टोरिकल इवेंट को, या डायरेक्टली या फिर किसी इम्प्लीकेशन के थ्रू उसको रेफर करता है। एल्यूजन वैसा फिगर ऑफ स्पीच है जो रेफरेंस बताता है किसी फेमस चीज का, फेमस प्लेस का, हिस्टोरिकल किसी इवेंट का, वो डायरेक्टली बताता है या किसी इम्प्लीकेशन के थ्रू बताता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं, वी हैड एन आइंस्टाइन इन आवर क्लास। अगर हम लोग ऐसा कहते हैं कि वी हैड एन आइंस्टाइन इन आवर क्लास, तो आइंस्टाइन का रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं। आइंस्टाइन का रेफरेंस देने का मतलब ही इज ब्रिलियंट, ही इज बेस्ट इन द क्लास। तो ये एक रेफरेंस हो गया फेमस पर्सन का। ही इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, यानी कि हमारे टीम में वो जो है सचिन तेंदुलकर है। दैट्स मीन हिज बैटिंग इज वेरी परफेक्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ आवर टीम। उसको सचिन तेंदुलकर का रेफरेंस हम लोग दे रहे हैं। वैसे सेंटेंस को एल्यूजन कहते हैं जिसमें किसी फेमस प्लेस का, फेमस पर्सन का या किसी हिस्टोरिकल इवेंट का डायरेक्टली इम्प्लीकेशन हो या फिर डायरेक्टली बोला जाए या किसी इम्प्लीकेशन के थ्रू बोला जाए। देयर लव वॉज रोमियो जूलियट स्टोरी। रोमियो जूलियट स्टोरी, रोमियो जूलियट क्या है? शेक्सपियर की एक ट्रेजिक स्टोरी है। शेक्सपियर की स्टोरी का कैरेक्टर है, ट्रेजिक लव स्टोरी है रोमियो जूलियट, उसी का यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं। देयर लव वाज रोमियो जूलियट स्टोरी। शेक्सपियर की एक स्टोरी है रोमियो जूलियट, उसका कैरेक्टर है, वो एक ट्रेजिक लव स्टोरी है, उसी का रेफरेंस यहाँ दे रहे हैं। उनके लव को हम लोग रोमियो जूलियट के लव स्टोरी से रेफर कर रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो एक बार देखी है तो आप इसको दोबारा अगर देखते हैं तो आपका यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच का कंसेप्ट ज्यादा बेटर क्लियर होता है। उससे हमारे इस वीडियो से हमें सिर्फ नोट डाउन नहीं करना है, इस वीडियो से हमें सीखना है, हमें मेमोराइज करना है, हमें याद करना है कि फिगर्स ऑफ स्पीच
क्या है, कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन, कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानेंगे, इस वीडियो से आप लोग फिर से इसको देख सकते हैं, फिर से आप इसको याद कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।